नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड क्रैक में। और आज हम आपके साथ बिल्कुल एक फ्रेश नई सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उत्तराखंड की संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में। और उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम डिटेल से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी परीक्षाओं जैसे कि वीडियो और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें यूट्यूब में कंटेंट मिले जिसमें डिटेल्ड हिस्ट्री की बात हो। तो हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसमें स्टार्ट करेंगे चंद डायनेस्टी से, और गढ़वाल में इसी के समकालीन जो थी पवार डायनेस्टी। इसके बाद हम ब्रिटिशर्स के ऊपर आएंगे, बीच में गोरखा ही पढ़ेंगे। तो एक कंप्लीट हिस्ट्री का ही कोर्स रहने वाला है और इस कोर्स को हम एज अ स्टोरी पढ़ेंगे ताकि आपके मन में वो सारी चीज़ें घूमती रहें और जिसके माध्यम से आप जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड अब सारे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद डायनेस्टी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की एक डायनेस्टी रह चुकी है हिस्ट्री में, जिसका नाम था चंद डायनेस्टी। और अगर इस डायनेस्टी की बात करें तो हम चंद शासन के काल को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं। मीन्स इस जो चंद डायनेस्टी की हिस्ट्री है इसे हम 3 डिविजन्स में बांट सकते हैं। एक जो अर्लियर पीरियड था चंद डायनेस्टी का, जिसे हम कहेंगे हिंदी में मिथक काल, यानी कि इसके कोई प्रॉपर सोर्सेज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके द्वारा हम ये बहुत ही स्ट्रांगली एक रिकमेंड कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो ये चीज़ों पे हम इसको नाम देते हैं मिथक काल। दूसरी चीज़, जब चंद डायनेस्टी के राजाओं ने अपनी राजधानी बना ली काली कुमाऊँ, यानी कि काली कुमाऊँ जो प्रेजेंट टाइम पे चंपावत का एरिया है उसे हम काली कुमाऊँ कहते हैं, वहाँ पर जो राजधानी स्थापित की अपनी, वहाँ पर राज्य बनाया, वो कैसे किया उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे दूसरा डिवीज़न में। और तीसरे डिवीज़न में हम पढ़ेंगे कि जब उन्होंने अपनी कैपिटल को अपनी राजधानी को उन्होंने अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया, तो उसे एक अलग डिवीज़न के तौर पर हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। और अब बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो चंद डायनेस्टी की जो शुरुआत, जो नींव रखी थी, उस पर भी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उत्तराखंड के, इनके अलग अलग विचार हैं और इनके अलग अलग राय हैं। तो ये बोलते हैं कि बद्रीदत्त पांडे जी हैं, ये बोलते हैं कि 700 AD में चंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई, लेकिन एटकिंसन बोलते हैं कि 953 AD में स्टार्टिंग हुई। अजय सिंह रावत जी बोलते हैं 1018 में स्टार्टिंग हुई, और श्यामलाल जी बोलते हैं कि 1025 AD में स्टार्टिंग हुई इस डायनेस्टी की। तो देखिए, ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि किस डेट को या एग्जैक्ट हम ईयर बताएं कि कब स्टार्ट हुई, लेकिन हिस्टोरिक सोर्सेज के माध्यम से यह कह सकते हैं कि अजय सिंह रावत और श्यामलाल जी जो कि 1018 से 1025 AD के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा प्रूफ लगती हैं कि मतलब ये चीज़ें हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं। इनके जो दलीलें हैं, जो ये पॉइंट्स रखते हैं कि इन कारणों से ये बोल रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होते हैं। अब बात करते हैं इन व्यक्तियों की, जो इनकी किताबें हैं, इनकी भी बहुत मेन किताबों का नाम आ सकता है पेपरों में, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। तो एटकिंसन जी ने लिखी है हिमालयन गजेटियर, और अगला जो है बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है कुमाऊँ का इतिहास। अगला वॉल्टन ने लिखी है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर और देहरादून गजेटियर। ऐसे ही हमारे पास फ्रेजर हैं, तो फ्रेजर ने लिखी है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल, और फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी है किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, इन चीज़ों को आप नोट्स बना लीजिए इन चीज़ों का, और पॉइंट टू पॉइंट इनको रिवाइज कीजिए। ये आपके पेपर में एज अ वन लाइनर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चीज़ों के, लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, और लेकिन कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपका वन लाइनर के जो भी बनने की आकांक्षा या वहाँ है प्रोबेबिलिटी, तो उसे हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है कि अब देखिए जो इसका स्थापना है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट किस राजा ने की, तो कोई तो राजा होगा ना, तो उसने राजा ने की, तो उस राजा की पर भी हिस्टोरियंस जो हैं वो डिवाइडेड दिखते हैं हमें। कुछ बोलते हैं कि सोमचंद नाम के व्यक्ति ने स्टार्ट किया, कुछ बोलते हैं थोहरचंद नाम के स्टार्ट किया, लेकिन जो हमें ज़्यादा रिलायबल लगता है वो लगता है सोमचंद। तो हम अगर क्वेश्चन आया कि स्थापना किसने की पेपर में, तो हम क्या करके आएंगे, सोमचंद। ठीक है, तो सोमचंद ने स्थापना की किसकी, चंद डायनेस्टी की। अब इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों कि क्या कि सोमचंद जो था वो झूसी एक जगह है इलाहाबाद में, वहाँ का निवासी था।
अब वहाँ से वो ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ क्यों आया, तो इन पर भी अलग अलग कुछ कहते हैं कि क्या पता वो 4 धाम की यात्राओं के लिए आया हो, या कुछ कहते हैं कि अपने राज्य से निष्कासित या कुछ ऐसे इस प्रकार की घटनाएं हुई हों जो वहाँ आने में मजबूर करें। लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, वो केवल घूमने के पर्पज़ से आया था। तो जो भी आया था उसमें हमने जाना, लेकिन यह जानना जरूरी है कि जो सोमचंद है वो कहाँ से बिलोंग करता था। वो झूसी इलाहाबाद से बिलोंग करता था। तो अब सोमचंद का जो विवाह होता है वो ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह हो जाता है। अब सोमचंद गया पहाड़ों में, आया ऊपर को, तो यहाँ उसने देखा कि यहाँ पर कत्यूरी शासन चल रहा है। तो कत्यूरी शासन का जो राजा था ब्रह्मदेव, उसी की पुत्री से विवाह हो जाता है सोमचंद का। तो सोमचंद ने स्थापना कर दी है चंद डायनेस्टी की। अब सोमचंद ने क्या कार्य रहे, क्या क्या इसने काम किया, वो देखते हैं। सोमचंद ने पहले अपना राजमुंगा किला बनाया चंपावत में। सोमचंद ने पहले अपना राजमुंगा का किला बनाया चंपावत में। सोमचंद का पहला युद्ध जो हुआ वो हुआ दोणकोट के राजा रावत से। दोणकोट के रावत राजा से इसका युद्ध हुआ। और रावत राजा किस कोटि का राजा था, वह खस राजा था। ठीक है, तो इसका पहला युद्ध हुआ दोणकोट के रावत राजा से। इसमें इसका सेनापति जो था वो था कालू तड़ागी। अब कालू तड़ागी ने इसकी तरफ से युद्ध किया और सोमचंद विजयी हो गया। अब सोमचंद की विजय के बाद सोमचंद ने राजमुंगा का किला बनाया चंपावत में। और राजा के महल को क्या कहते थे, राजा के महल को कहते थे चौमहल। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं उत्तराखंड के पेपरों में। ठीक है, तो राजा के महल को चौमहल कहते थे। इसके बाद राजा ने क्या नियुक्त किए, राजा ने 4 जो देखे ना, उत्तराखंड में हमेशा से कास्ट सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। तो कोई भी कार्य हो तो कास्ट से बाहर, खासकर पहाड़ी इलाकों में आप देखते होंगे कि कास्ट से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब सोमचंद ने यहाँ राज करना स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि यार बिना यहाँ पर जो पावरफुल कास्ट, जो पावरफुल पीपल लोग हैं वहाँ बैठे हैं पहले से, तो उनको साथ लिए बिना तो काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि चाराल नियुक्त किए। चाराल मीन्स किलेदार, किलेदार नियुक्त किए। और वहाँ पर जो डोमिनेटिंग कास्ट थी यहाँ पर कार्की, तड़ागी, बोरा और चौधरी, जो 4 कास्टें थी, इन 4 कास्टों से इन्होंने चाराल नियुक्त की। इन चारों को किलेदार बनाया। और ये चारों जो कास्ट हैं वो मेनली नेपाल से बिलोंग करती हैं। तो अब ये चारों चीज़ें समझ गई होंगे आप यहाँ तक की स्टोरी। पूरी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोमचंद जो था ना, उसने उत्तराखंड की धरती पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। अगर क्वेश्चन आए कि किस डायनेस्टी ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की, तो आपका आंसर होगा चंद डायनेस्टी ने। किस राजा ने की, तो स्टार्टिंग के ही सोमचंद ने स्टार्ट कर दी थी। और इसने क्या किया, यहाँ पर सयाना नियुक्त किए। तो ये चराल थे, इनको ही इन्हें सयाना नियुक्त कर दिया। और इन सयानों का काम क्या था कि वो अपने राजा की एरिया में जाकर लोगों से टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, अब एक और स्टोरी आ गई यहाँ पर कि देखिए जो एक चंपावत में जगह है बिसुंग पट्टी, बहुत फेमस है। बिसुंग पट्टी में मेनली जो मोस्ट डोमिनेटिंग कास्ट है वो 5 कास्ट हैं। इसमें मेहरा, फरत्याल, देव, करायत, ढेक, ये 5 कास्टें थी। और इन सब 5 कास्टों की जो मीटिंग्स होती थी वो एक बाजाखल नामक जगह है, बाजाखल, वहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो चंद डायनेस्टी है उसने अपना शासनकाल स्टार्ट किया कहाँ पर से, चंपावत से। तो चंपावत में ये बिशुंग पट्टी भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सयाना लोग गए टैक्स मांगने के लिए, लेकिन ये 5 कास्टें बहुत डोमिनेटिंग थी यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि सयाना जो थे उनके सिर काट दिए और उनके सिर को काटकर बुढ़चौराहा नाम की एक जगह है उसके पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी घटना हो गई कि राजा ने किसी व्यक्तियों को नियुक्त किया है और किसी गांव के व्यक्तियों ने, डोमिनेटिंग कास्टों ने उनका सर काट के अलग कर दिया। तो ये बहुत ही भयभीत करने वाली घटना थी। ठीक है, तो अब राजा को अपना विचार बदलना पड़ा कि यार देखो शासन करना है तो इन 5 के बिना काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या सोचा कि जो 2 बची हुई कास्ट है पहले की थी 4 में से, उनमें से 2 को हटा दिया और इन 5 गाँव वालों से कहा, मीन्स 5 बिशुंग पट्टी के व्यक्तियों से कहा कि आप लोगों में से हम 2 किसी कास्ट वालों को हम क्या बना देंगे, सयाना बना देंगे। अब इन 5 में भी जो वर्चस्व था वो मेहरा और फरत्यालों का था। तो इनमें से मेहरा और फरत्याल को और सोमचंद ने सयाना नियुक्त कर दिया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक पॉइंट है कि मेहरा लोग कहाँ के निवासी हैं। मेहरा लोग हैं कटोलगढ़ के निवासी और फरत्याल लोग
डुंगरी के निवासी। तो ये फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे ना तो आपको ये मतलब ऐसा लगेगा कि एक स्टोरी है, हाँ टाइमलाइन में चल रही है पीछे से, तो आपको चीज़ें अपने आप याद होती रहेंगी। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, अगर स्टोरी समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, और अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये बढ़िया से एकदम फुली रिमेंबर हो जाएगा, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन इससे 1 में आ सकते हैं, तो इसको देखिए ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए इनने सोमचंद ने और क्या किया, सोमचंद ने चौधारी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। अब देखिए हिंदू डायनेस्टी के राजा है सभी, तो ब्राह्मणों के बिना तो काम नहीं चलेगा। और उस टाइम पे 1018 के टाइम पे उस टाइम पे तो ब्राह्मणों की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, चौधारी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। तो क्वेश्चन आए कि चौधारी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला राजा कौन था, तो सोमचंद था। इसमें भी जोशी जो थे वो दीवान या पुरोहित की पोजीशन पे थे, तिवाड़ी भी दीवान हुआ करते थे, एक सिमल्टिया के पांडे थे जो राजगुरु का बने, और जो एक बिष्ट थे वो कारदार काम किया करते थे। अब देखिए ना, एक फैक्ट है यहाँ पर कि सोमचंद जो था वो एक मांडलिक राजा था। दैट मीन्स कि सोमचंद जो था वो फ्री किंग नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति होता है जो राजा होता है अपने राज्य में, वो सब कुछ सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। तो वो एक फ्री किंग कैसे होगा, इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई राजा किसी अन्य राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करता तो वो फ्री किंग कहलाता है। लेकिन हमें सोर्स से पता चलता है कि सोमचंद जो था एक मांडलिक राजा था, यानी कि वो फ्री किंग नहीं था, वो किसी और किंगडम को ट्रिब्यूट के तौर पर टैक्स दिया करता था। दिस मीन्स कि आप हमें यहाँ पर रहने दो आराम से, और हम आपको सालाना टैक्स देंगे। अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, उसमें आक्रमण कर देंगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो सोमचंद क्या था, याद रखने वाली बात है कि सोमचंद एक फ्री किंग नहीं था, वह एक मांडलिक राजा था। जो फ्री नहीं होता उसे हम मांडलिक कहते हैं, ठीक है। तो वो किसको देता था ट्रिब्यूट, तो वो नेपाल के डोटी किंगडम को देता था ट्रिब्यूट, उसे टैक्स पे करता था। तो डोटी किंगडम नेपाल में था उस टाइम पे, और वहाँ पर जो राजा था उस टाइम पे वो था जयदेव मल्ल, जो कि एक मल्ल राजा था। अब इस पर भी एक फैक्ट है कि मल्ल राजा की शुरुआत में पहला राजा कौन था, तो पहला राजा था वामदेव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो कुल देवी थी वो कौन सी थी, चंपावती देवी थी, ठीक है। तो यहाँ पर तक हम जो बात कर रहे थे सोमचंद की, इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप इनको कहानी के तौर पर याद कर लीजिए, या आप जैसे चाहे वैसे याद कर लीजिए, ये फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सोमचंद के बाद कौन आया, सोमचंद के बाद आया आत्माचंद सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का पूर्णचंद, फोर्थ नंबर का आया इंद्रचंद। अब देखिए जो ये राजा है ना, इनकी सभी राजाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन राजा हैं, इनका सीक्वेंस याद कर लीजिए, और जो मेन राजा है उनका नंबरिंग याद कर लीजिए। जैसे कि इस पहला राजा सोमचंद, तो दूसरा आत्माचंद, पूर्णाचंद, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चौथा राजा इंद्रचंद, अब इसके टाइम पे कुछ काम हुआ तो इसे याद कर लीजिए। पहला राजा सोमचंद, चौथा राजा इंद्रचंद। इंद्रचंद के टाइम पे रेशम का कारखाना खुला पटरंग वाली में, ठीक है। तो रेशम का कारखाना किसके कार्यकाल में खुला, ये खुला इंद्रचंद के कार्यकाल में। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी इसके पीछे क्या है कि इंद्रचंद की जो वाइफ थी वो नेपाली थी। अब नेपाली वाइफ थी उसकी, तो नेपाली वाइफ जो थी ना, तो नेपाल की किंगडम से आई थी। तो अब आपको पता है कि सिल्क की खेती दुनिया में पहली बार चाइना ने स्टार्ट की, जो कि इस वक्त तक स्टार्ट कर चुका था। अब चाइना के डायरेक्ट ट्रेड थे किसके साथ, तिब्बत के साथ। तिब्बत के डायरेक्ट ट्रेड थे नेपाल के साथ। नेपाल के की बेटी कहाँ गई है, कुमाऊं में आ गई, तो चंद डायनेस्टी में आ गई। तो इस टाइम पे जो नेपाल की जो बेटी थी जो चंद डायनेस्टी में आई, वो अपने साथ सिल्क जो थी वो ले आई साथ में। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन चीज़ों को देना स्टार्ट कर दिया, ठीक, करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए इंद्रचंद के बाद कौन आया, इसमें इतना आप याद कर लीजिए कि कहाँ पर स्टार्ट किया, पटरंग वाली में हमारे इंद्रचंद ने सिल्क की खेती स्टार्ट कर दी, सॉरी सिल्क का उत्पादन स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब इंद्रचंद के बाद आप देखिए कौन आया, संसार चंद, इंपॉर्टेंट नहीं है, सुधाचंद इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिचंद इंपॉर्टेंट नहीं है। आठवां राजा आ गया बीणाचंद। बीणाचंद जो था वो बहुत ही आलसी राजा, किसी काम का नहीं, निकम्मा, ठीक है। तो ये बहुत ही कमज़ोर राजा था। तो अब देखो खसों को हरा चुका था इसके पहले के पूर्वज सोमचंद। तो अब देखो वो ताक में बैठे थे कि कब ये कोई कमज़ोर राजा आए, कब हम अपनी गद्दी वापस लें। तो इसके टाइम पे खसों ने इसके राज्य पे आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। और बीणाचंद के टाइम पे जो चंद डायनेस्टी थी उनकी
जो है मांडलिक की उपाधि भी लगभग समाप्त। अब हो गया खसों का राज्य स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम तक खसों का राज्य रहेगा। अब आएगा उसके बाद राजा वीरचंद, और राजा वीरचंद के बाद से आपको प्रॉपर जो इनकी डायनेस्टी की टाइमलाइन है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नवा राजा कौन था इनका? राजा वीरचंद। इसका जो कार्यकाल है वह है 1065, 1065 से लेकर 1080 तक, और नवा राजा था ये। और इसने अंतिम राजा जो था सोपाल, उसको पराजित कर चंद्रवंश की पुनः स्थापना कर दी। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो सेनापति था इसका नाम श्री सोन खड़ायत। ठीक है, आपको सेनापति के नाम भी कभी कभार पूछ सकता है, क्या पता पूछ ले। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो आपने पढ़ा था? सोमचंद का सेनापति कालू रड़ागी, ये आपका वीरचंद का सेनापति श्री सोन खड़ायत। तो इनको आप स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा? पुनः स्थापना कर दी। इतनी बात इससे इंपॉर्टेंट है। अब सीधे बढ़ते हैं 17वें राजा पे। 17वां राजा नानकी चंद। नानकी चंद के शासन के दौरान अशोक चल का आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण हो गया? अशोक चल। आपको पता है चल डायनेस्टी कहाँ चल रही है? डोडिया राज्य में। तो यानी कि नेपाल का आक्रमण एक तरह से हो गया नानकी चंद के टाइम पे। कुछ हुआ होगा, ऐसी बात हुई होगी कि इसने टैक्स देना बंद कर दिया होगा, कुछ ऐसी कार्य हो गया उनके द्वारा जो जिससे अशोक चंद गुस्सा हो गया हो। और इनके प्रूफ कहाँ मिलते हैं हमें? इनके अब देखो प्रूफ मिलना स्टार्ट हो गए यहाँ से। इसके प्रूफ हमें गोपेश्वर अभिलेख 1191 से और बाड़ाहाट अभिलेख 1209 से इनके प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, अब अगले राजा की बात करें तो देखिए ना, ये जो चीज़ें हैं आपको, ये अभिलेख जो हैं ये सब याद करने पड़ेंगे। ये स्टोरी के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और अब जो इसका बात देखते हैं कि आगे क्या पढ़ें। आगे 23वां राजा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इतना ही है इस बार तो। ठीक, बाड़ाहाट अभिलेख आपने याद कर लिया, तो अब आप इतना याद कर लीजिए कि 23वें राजा का नाम थोहरचंद था। और इस 23वें राजा के बाद की कहानी 25वें राजा और कितने राजा टोटल आए, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली आने वाली वीडियो में। और देखिए ना, चंद डायनेस्टी कोई छोटी मोटी डायनेस्टी नहीं है, बहुत सालों तक इनका शासन चला। इसके अंतिम राजा राजा महेंद्र चंद्र रहे। टोटल 61 राजा आए यहाँ पर, कुछ राजा दोबारा बनते हैं। तो लगभग इसका शासन देखिए आप, जब तक गोरखाओं का आक्रमण नहीं हुआ हमारे चंद डायनेस्टी पर, तब तक चल रहे हैं ये। हमारे ये स्टार्टिंग कहाँ से हो चुकी है इसकी? 1025 अगर मान लें तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और 1790 के आसपास पर ये हमारा गोरखाओं का आक्रमण होगा, तब महेंद्र चंद भाग जाएगा। तो आपको दिखेगा कि ये 1700 साल, अब देखिए ये 790 यहाँ हो गए, और इस माइनस करेंगे 25 से कर लीजिए, तो आपके 765 सालों की हिस्ट्री जो है ये चंद डायनेस्टी ने उत्तराखंड में की। और इसकी एक अमिट और अछूती छाप आज भी उत्तराखंड में देख सकते हैं। तो ये थी पहली वीडियो इस सीरीज़ की, और इसमें हम लेकिन बात पूरी चंद डायनेस्टी, पवार डायनेस्टी सारी करेंगे। आप बस इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल दिस एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए कि एक हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।